और देश और प्रदेश की प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार शर्मा, जिनसे हम अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। और सबसे पहले तो सर राजकुमार जी, आपका हमारे प्राइम टाइम बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे जो हम खबरों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि दिन भर में जो बड़ी खबरें हैं उस पर हम इस सेगमेंट में चर्चा करते हैं और उस पर विस्तार से जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो संसद में इस बार जो चर्चा हुई है वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर के हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर चर्चा की है और उसके साथ ही साथ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने भी अपना बयान दिया है। इसके साथ ही साथ जो विपक्ष ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें कही हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जो वंदे मातरम की जो चर्चा की गई है ये कितना मायने रखता है और इतना अहम क्यों है? देखिए, देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और वंदे मातरम गीत को 150 साल पूरे हुए हैं जी। सरकार इसे एक फेस्टिवल के रूप में, राष्ट्र चेतना के रूप में वंदे मातरम को देख रही है, क्योंकि ये वो राष्ट्र गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और आज़ादी के उस दौर में जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी चाह रहा था, तब ये एक ऐसे लोगों को जगाने वाला नारा बन गया था। वंदे मातरम गा के लोग कहीं भी आंदोलन के निकल पड़ते थे और बिल्कुल एक जुटता से सड़कों पर उतर आते थे। और एक दौर था जब वंदे मातरम का मतलब कहीं भी लोग एकजुट करने के लिए आप एक नारा दे दो। उस दौर में आज सोचिए कि आज़ादी के 75 साल पहले जब ये वंदे मातरम गीत गाया गया तो 1905 में महात्मा गांधी ने इसे बहुत प्रमोट किया और उसके बाद लगातार इस पे कई बार अखबार निकले। यहाँ भारत में ही नहीं, विदेशों तक में इस पे वंदे मातरम के नाम से अखबार निकाले गए और राष्ट्र चेतना का एक नारा बन गया था वंदे मातरम। कहीं भी वंदे मातरम मतलब बोल दो तो राष्ट्र की आज़ादी के लिए लोग खड़े हुए थे। तो उसका आज उसकी प्रासंगिकता इसलिए आ गई कि उसको 150 साल पूरे हुए हैं और भारत सरकार उसे एक उत्सव के रूप में, देश के राष्ट्रगान को सेलिब्रेट करने के रूप में मना रही है। राजकुमार जी, जिस तरीके से जब सदन में चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी उसको भी आड़े हाथों लिया गया, क्योंकि जब कांग्रेस का जो अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था, सबसे पहले उसमें 1896 में इस गीत को गाया गया था। उस दौर से लेकर आज तक जो आज़ादी के जो दौर रहा उसमें काफ़ी कुछ इसकी ज़रूरत पड़ी और काफ़ी कुछ लोगों को जगाने का काम किया। क्या लगता है कि कांग्रेस ने एक तुष्टीकरण के लिए इसकी जो एक रूपरेखा थी उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव किया, इसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ किया? क्या कहेंगे आप? देखिए, मूल जो वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था उसका कुछ पार्ट बाद में हटा दिया गया, जो कुछ लोग उसको आज भी शामिल करके गाते हैं। ठीक है। और जहां हम देश में शैक्षणिक संस्थानों में और जगह वंदे मातरम गीत जहां गाया जाता है, वो जो कुछ वाक्यों को जो हटाया गया था, कुछ लाइनों को हटाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि जब जो असली में जो चीजें थी जो उस टाइम से चली आ रही थी, हटाने की नौबत क्यों आई? क्या उद्देश्य? आजादी के पहले देश में मुस्लिम हिंदू का फर्क इतना नहीं था जितना कि आज माना जाता है, आज चर्चा में आता है, क्योंकि उस समय हर आदमी इस देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब जब कांग्रेस के अधिवेशनों में ये गीत गाया जाने लगा तो इसमें कुछ लाइनें ऐसी थी जो हिंदूवादी और धार्मिक हिंदू धर्म की आस्थाओं को जोड़ते हुए जोड़ी गई थी, जो कि स्वाभाविक है कि अगर कोई भी आदमी गीत लिखता है तो वो अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और उसके अनुसार भी उसमें कुछ लाइनें जोड़ता है। तो कुछ मुस्लिम जो कांग्रेस में शामिल थे उस समय या जिन्ना का बड़ा कुछ चीजों को लेकर के थोड़ा विरोधाभास हुआ, कुछ लाइनों को लेकर, जिसकी वजह से चर्चा यह है कि जिन्ना ने उसका विरोधाभास किया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को बढ़ाने की जगह उस समय इसमें से कुछ लाइनें हटवा दी और अपने अधिवेशन आज के दौर में एक अहम मुद्दा बना है। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए तो जो अगर हम बीजेपी की बात करते हैं या वर्तमान सरकार की बात करते हैं, पुरानी जो अस्मिता थी उसको वापस, उस पुराने गौरव को वापस लाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज संसद में, सदन में इस पर चर्चा हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब इसके कई मायने हैं। कुछ लोग इसको पुरानी चीजों को वापस से देश में रिस्टोर करने, नई पीढ़ी को भी उससे जोड़ने और उस दौर की यादें दिलाने को लेकर भी देख रहे हैं। तो कुछ लोग इसे बंगाल चुनाव से आने वाले समय में उसको लेकर, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने ये गीत की रचनाकार थे जो वो बंगाल से जुड़े हुए थे और उनको भी मतलब बंगाल चुनाव का इफेक्ट मानकर भी इस पे चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन असली जो मामला है वो ये है कि जिसे हम, अब ने भी आपका बचपन, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज से लेकर आज तक जब अपन आए हैं, तो राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम की जो चर्चा अपन ने करी या जो सुनते आए, उसको अगली पीढ़ी को भी, भावी पीढ़ी को भी कैसे उससे जोड़ा जाए। केंद्र सरकार का जो मत है वो ये है कि ये देश की आत्मा है। उस दौर में जब देश अंग्रेजों के गुलाम था या अंग्रेजों के यहाँ राज हुआ करता था, उस दौर में इस गीत से कैसे लोग जुड़े और कैसे एक देश में पूरे में क्रांति के रूप में खड़ा हो गया। तो हो सकता है आज के दौर में भी ये लोग, ये जो राष्ट्रगीत है, ये लोगों को जोड़ने के, आपस में भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो कायम करके मजबूत करने में मदद करे। इस मनसा से ये जो है
वंदे मातरम का 150 साल पूरे होने पे इसे एक फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है और इस पर चर्चा। मेरा एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से जब सदन के पटल पर जिस पर चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र ने भी कांग्रेस पर जो है हमलावर रहे, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें याद दिलाई और इतिहास के तरफ देखने के लोगों को जो है जागृत किया। वहीं जो राजनाथ सिंह है उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें कहीं। क्या लगता है कि कांग्रेस क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही है, उसका क्या कुछ स्टैंड इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के, वंदे मातरम के जो 150 साल पूरे हुए हैं, इस पर क्या कहना है उसका? देखिए, कांग्रेस और जितने भी विरोधी दल हैं उनमें से कुछ और भी इस पर प्रतिक्रिया, और वो थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं कि उनका ये कहना है कि आज 150 साल बाद इस वंदे मातरम को जब लोग आत्मसात करते हैं, भारत का हर आदमी जानता है, तब इस पे इतनी लंबी चर्चा, इतनी लंबी बहस या इसे एक मुद्दा बनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी। तो केंद्र सरकार का अपना पक्ष है कि भाई ये देश की आत्मा है, लेकिन विपक्ष का अपना तर्क है कि आने वाले 1 साल में बंगाल चुनाव है और इस चीजों को लेकर जो है ये पार्टीवादी सोच का नतीजा हो सकता है कि इसको लेकर जो केंद्र सरकार इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रही है, बाकी ये कोई मुद्दा है नहीं उनकी नजर में। और सेकेंडरी दूसरी जो चीज है वो ये है कि संसद में जब लोकसभा में जब प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर कहा कि भाई उन्होंने दबाव में आकर इसमें से कुछ शब्द हटवाए या कुछ लाइनें हटवाई, तो भी एक 3-4 दिन से एक बड़ा परसेप्शन चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में 2-3 बार जवाहरलाल नेहरू को लेकर बातें कर चुके हैं। तो कांग्रेस उसके विरोध में, सोनिया गांधी ने भी उस पर बोला और अब पूरी कांग्रेस जगह जगह उसके विरोध में जो है ये कह रही है कि भाई आप कोई भी मुद्दे पे बात कीजिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिटिकल विरासत है और उसकी जो पॉलिटिकल नींव है उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करने की आज क्या जरूरत है। राजकुमार जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो मुद्दे की राजनीति हो रही है, अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि जो देश की आत्मा रही हो, जिसके एक आह्वान पर पूरा देश इकट्ठा हो जा रहा हो, लड़ाइयां लड़ रहा हो और देश को आजादी दिला रहा हो, उस पर राजनीति करना कितना उचित है? देखिए, पॉलिटिक्स नाम ही इसी का है कि मुद्दे और मुद्दों को उठा के उस पर बहस, चर्चाएं और यही दौर है। लेकिन फिर भी आज देश की नई पीढ़ी को वंदे मातरम से जुड़ने का इस बहाने एक और बड़ा मौका मिल रहा है। नई पीढ़ी समझ रही है कि इसमें कोई ऐसी भी लाइनें थी जो हटा दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद में जितनी लंबी बातचीत करी, करीबन 53 मिनट का उनका वंदे मातरम पे जो स्पीच था, उसमें उन्होंने वंदे मातरम का कब कब इस्तेमाल, इतिहास में उसकी क्या भूमिका, देश की आजादी के आंदोलन में उसकी क्या भूमिका, एक एक बात पे चर्चा की, एक एक बात पे बोले। तो ये निसंदेह लोगों को जानने को मिला और समझने को मिला बिल्कुल कि वंदे मातरम क्या, इसकी अहमियत और कितना पुराना, यानी जो सरकार है वो इतिहास को लेकर काफी ज्यादा संजीदा है, क्योंकि जितना भी छेड़छाड़ किया गया है उसको पुनः उसी गौरव के साथ में उसको वापस लाने में पूरी तरह सरकार अग्रसर है। तो बिल्कुल हम सर जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, तो अब हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। जो हमारी अगली बड़ी खबर है वो खबर है इंडिगो एयरलाइंस को लेकर के हम चर्चा करेंगे, आपसे जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया देश भर में कई स्थानों पर जो इंडिगो एयरलाइंस की जो उड़ानें थी वो रद्द हुई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी कुछ परेशानियां हुई, यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद रही, उसने जो भी एयरलाइंस को लेकर के जो गाइडलाइंस उसको जारी किया, यहाँ तक कि जो एयरलाइंस के CEO थे उनको जो है शो कॉज नोटिस भी जारी किया और एक समय सीमा निर्धारित की कि आप जल्द से जल्द जो यात्री हैं उनका रिफंड करें। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या कुछ वजहें रही हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ा फेलियर आज सबके सामने आया है? देखिए, भारत दुनिया के उन देशों में से चंद 2 या 4 देशों में जिनमें सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक है जी। यहाँ के इतनी बड़ी आबादी में लोग जो है अब हवाई यात्राएं करते हैं, और इंडिगो जैसी हवाई कंपनी जो सस्ती और सुलभ यात्रा उपलब्ध कराती थी, उसमें अचानक से इतना बड़ा क्रंच आ जाना कि वो लोगों को समय पर यात्रा नहीं करा पा रही, तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग अपनी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था, किसी की मौत है, किसी की शादी है, किसी की मीटिंग्स हैं, बड़ी संख्या में आज 7 दिन से ये संकट चल रहा है, तो वो टल रही थी। वजह बताई कि क्रू मेंबर्स का जो रोस्टरिंग है उसमें इश्यूज हो गए और कोई नई गाइडलाइन DGCA ने जारी कर दी थी जिसपे कि इंडिगो फिट नहीं बैठ पाया। असल में फिट नहीं बैठ पाया, ये कंपनी का फेलियर तो है ही, क्योंकि इसी भारत के आसमान में और भी कंपनियों की फ्लाइट्स उड़ रही हैं, एयर इंडिया है या और भी कई हैं, वो सब जब समय से यात्रियों को ले जा पा रही हैं, और तो इंडिगो जैसी कंपनी जो इतने लंबे समय से ऑपरेशन में है वो कैसे फेल हो जाती? इसका मतलब ये मैनेजमेंट का फेलियर तो है ही। सरकार को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि समय से इसको पाबंद नहीं किया गया और सख्ती नहीं बरती गई, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी हुई। अब आप सोचिए कि एयरपोर्ट में एक बार आप चेक इन हो जाएं
और उसके बाद आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपको आगे सफ़र करना है, आपके टिकट कैंसिल हो जाते हैं, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, रिफंड नहीं मिलता तो आप दूसरी बुकिंग कैसे करेंगे या आगे जाने की प्लानिंग कैसे। पूरे देश में लाखों लोग इसके शिकार हुए हैं, वजह जो भी रही हो, लेकिन ये एक चेतावनी है। इस मामले में सरकार का स्टैंड भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार सरकार इस पर जो है अपनी नजरें बनाई हुई थी, काफी कुछ चीजें जो है गाइडलाइंस जारी कर रही थी, क्या कुछ मतलब इस पूरे हालात से कैसे स्टैंड ले रही है और कैसे निपट रही है सरकार? देखिए, सरकार ने समय से एयरलाइंस कंपनियों को एक पाबंद किया कि भाई दूसरी कंपनियां जो भी ऑपरेशन में हैं वो अधिक दाम नहीं ले यात्रियों से अगर वो उस पर जाते हैं या कोई बुकिंग करते हैं तो। इसके बावजूद देखा गया कि काफी जगह काफी 4 से 5 गुना रेट्स में लोगों को टिकट बुक करने पड़े, लेकिन मॉनिटरिंग की गई, पर वो प्रॉपर उतना व्यवस्था बैठ नहीं पाई जितना कि प्लानिंग से होना चाहिए था काम। सेकेंडरी लोगों के जो टिकट कैंसिल हुए, उड़ान कैंसिल हुई, उसका रिफंड का बड़ा प्रॉब्लम था। करीब 6,000 करोड़ से अधिक का रिफंड कराया गया, ऐसी जानकारी न्यूज मीडियाज और मंथन माध्यमों से आई। रिफंड के बावजूद भी अगर आदमी अपनी फ्लाइंग नहीं कर पाए, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, जहां जाना था वहां नहीं जा पाए, तो एक तरीके से ये फेल्योर ही कहा जाएगा, क्योंकि बहुत लोग परेशान हुए हैं, बड़ी तादाद में एयरपोर्ट्स के बाहर लोग पड़े हैं। रेल यात्राओं की भी हालांकि सरकार ने इसमें अतिरिक्त ट्रेनें चलाकर काफी हद तक इसको मैनेज करने की कोशिश करी है, और कई जगह जहां यात्री भार ज्यादा था उन रास्तों पर एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई, लेकिन फिर भी ट्रेन और फ्लाइट का जो सफर था वो हर आदमी जिसने टिकट करा रखा है वो चाहता है कि मैं घंटे 2 घंटे में पहुंच जाऊं, और वहां पहुंचने के लिए कहा उसको 20-20, 30-30, 40-40 घंटे की यात्रा करनी पड़ी। तो ये कहीं न कहीं एक तरीके से मैं मानूंगा कि सरकार की यही संजीदगी है कि अगर एक तरफ जो एयर ट्रैफिक को लेकर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को, तो लेकिन सरकार ने ग्राउंड पे तुरंत एक्स्ट्रा ट्रेनें चलवा दी, अतिरिक्त ट्रेनों को चलवा करके कई ट्रेन में तो अलग बोगी भी लगाई, ताकि जो भी यात्री थे उनको परेशानी ना हो, जिनको जहां भी जाना अपने गंतव्य तक बखूबी जा सके। सर, एक सवाल मेरा और भी है कि जिस तरीके से जो पिछले कई दिनों वाला हफ्ता भर करीबन होने को आया इन पूरी परिस्थितियों से, चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो हालात कब तक सामान्य हो जाएंगे और कितना वक्त लगेगा चीजों को बिल्कुल लेवल में आ जाने में? देखिए, 4 दिन पहले जो हालत थी वो हजारों में थी कि फ्लाइट कैंसिल हो रही बड़ी संख्या में। कल तक थोड़े हालत सामान्य हुए, 200 से 300 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। आज थोड़ी और बेहतर स्थिति है, लेकिन अच्छा, दूसरा लोग जो फ्लाई करने का प्लान कर रहे थे उन्होंने भी अपने कुछ फ्लाइंग के शेड्यूल और यात्रा रद्द की है। बड़ी संख्या में लोगों ने जो है फ्लाइट से उड़ना, और जिनके इंडिगो के जो ग्राहक थे उन्होंने फ्लाइट छोड़ दी या टिकट कैंसिल करा लिए। ऐसे में काफी दबाव कम हुआ है, लोग पैरेलल या दूसरे मार्गों का, जैसे छोटे रूट की जो भी फ्लाइट्स हैं उनमें लोग कारों का प्रयोग कर रहे हैं, कि जैसे जयपुर दिल्ली है या और कोई आसपास जयपुर देहरादून या कहीं से भी अपन देखें, छोटे रूट्स पे आदमी व्हीकल और कारें या बस और ट्रेन यात्रा को थोड़ा जो है इस पर यूज कर रहा है। ऐसे में काफी कुछ चीजें जो है कंट्रोल मतलब लगता है कि बहुत जल्द चीजें जो है सुधर जाएंगी और कुछ हाल फिलहाल में ही स्थिति पटरी पर लौटेगी और सब लोग जो परेशानियों का सामना कर रहे थे सब दुरुस्त हो जाएगा। तो सर, अब हम अपनी राजस्थान की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि आज काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके साथ ही साथ कोटा में भी जो है बम की धमकी देने की बात सामने निकल करके आ रही है। हालांकि जो प्रशासन है या यूं कहें जो पुलिस महकमा है, बहुत तेजी से मुस्तैदी के साथ में उसने पूरे हाईकोर्ट को अपने कब्जे में लेकर के पूरी जांच की, डॉग स्क्वाड को लेकर के आए, पूरा निरीक्षण करने के बाद वहां पर कुछ भी नहीं पाया गया। ये अच्छी बात रही है, लेकिन मैं आपसे सर थोड़ा सा इसके पहलू में जाना चाहूंगा। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि अजमेर में किसी ट्रेन को जो है निशाना बनाने की जो है धमकी दी जा रही है, बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम पिछले महीनों की बात करें, सिलसिलेवार तरीके से कई सारी ऐसी घटनाएं निकल करके आ रही हैं। क्या लगता है ये इतनी ज्यादा घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है? इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग और तेजी से लोगों की हाथ में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं जी। देश में कई तरह की पार्टियां, राजनीतिक दल, विरोधी लोग या फिर कुंठित मानसिकता के लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा उकसाने का काम कर रहे हैं या कहीं जो है गलत अफवाहों को हवा देने का काम कर रहे हैं। इसी बीच कुछ टेक्नोलॉजी जुड़े लोग क्या कर रहे हैं, वीपीएन का प्रयोग करके या बाहर के सर्वर्स का प्रयोग करके छलने का प्रयास, पुलिस को या हमारी सुरक्षा बलों को परेशान करने का प्रयास। और क्योंकि कुछ लोगों का एक होता है कि उनको किक मिलती है, तो ये इसी तरह के लोग, अभी तक जयपुर में जितनी भी धमकियां मिली वो अधिकतर जो है वो फॉल्स साबित हुई कि वो फेक मैसेज या ईमेल किए गए थे।
लेकिन फिर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसको लापरवाही से नहीं ले सकती। पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह एक ब्लास्ट हो गया, जबकि पहले से अलर्ट था, कुछ लोगों को पकड़ा भी था। इसके बावजूद भागते समय, और जयपुर भी बम धमाकों का गवाह रह चुका है। यहाँ तो 2008 में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि पूरे देश में, दुनिया में चर्चा में आ गया था। तो ऐसे में एहतियात भी जरूरी है। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो धमकियां आ रही हैं, अलग अलग तरीके से VPN के माध्यम से आती है, कई बार ईमेल के माध्यम से आती है, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई संगठित जो है, जो साइबर गैंग इसके पीछे सक्रिय हुई, क्या इसकी आड़ में कुछ और चीजें चल रही हो, उस पर जो है निशाना लगा रखा हो उनने, क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे? ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जयपुर के स्कूल्स में भी, रेलवे स्टेशन पे भी, अब हाई कोर्ट में, उसके पहले होटल्स में, इसके पहले अजमेर की दरगाह में आए दिन धमकियां आ रही हैं जी। कुछ मुझे तो इसमें टेक्निकली जो है, राजस्थान पुलिस और देश में ऐसी एजेंसियां हैं जी, ATS है जिनके पास दुनिया भर के संसाधन हैं। साइबर क्राइम से निपटने के लिए अब तो देश में कई टेक्नोलॉजी आ गई, बड़ी बड़ी यूनिट्स बन गई हैं जी। कम से कम इस तरह के फेक ईमेल वालों का तुरंत पता लगाने का कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि जिस ईमेल से धमकी आई है या जिस सोर्स से धमकी आई है, उसको कुछ ही मिनट में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसका पता लगाया जाए, ताकि वहां तक पहुंचा जा सके। पिछले दिनों राजस्थान में या देश में जितनी भी इस तरह की धमकी, बम ब्लास्ट की या इस तरह की आई, उसमें कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां नहीं कर पाई कि किसी को पकड़ा हो या उसकी मानसिकता का पता लगाया गया हो। हाँ, फोन कॉल्स पे जरूर कोई धमकियां आई तो उनको जरूर पकड़ लिया गया, कई बार जेल से कोई धमकी आई, लेकिन ये ईमेल के जो धमकियां आ रही हैं और फर्जी, इनको ट्रैक किया जा सकता है, इनको ट्रैक किए जाने के लिए लेकिन वही काफी कुछ चीजें, क्योंकि पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से कई सारी ऐसी खबरें निकल करके आई हैं कि आज इस जिले में जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई, कभी हाई कोर्ट को, कभी स्टेशन को। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो संगठित अपराध है उसको पकड़ने में हमारी पुलिस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और पकड़ भी रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पुलिस महकमा है, ये कहें कि जो बॉम्ब स्क्वाड जो है ये पूरी तरह मुस्तैद रहता है। कहीं पर भी कोई ऐसी जो वारदात होने की अगर खबर आती है, तेजी से पूरी स्थिति को अपने काबू में कर लेती है और जो जनता है उसको सेफ जो है माहौल उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं खबरों, बड़ी खबरों के साथ राजकुमार जी, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और